हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं या जिस वीडियो का टॉपिक है, जो टॉपिक लेके आया हूं वो बेसिकली है डॉन। मतलब समझ रहे डॉन जो है इंडिया के डॉन से ऊपर है कि इनका लाइफ स्टाइल और ये किस तरह रहे, किस तरह ये फ्लोरिश करे, मतलब ना तो इस तरह की वीडियो है वो। बेसिकली डॉन का जब भी ख्याल आता है तो दो फिल्में हमारे ध्यान में आती है। बेसिकली डॉन ही के नाम से दो फिल्में हमारे ध्यान में आती है, एक तो अमिताभ बच्चन जी की और एक शाहरुख खान जी की। दोनों ने अपने अपने दौर में अच्छे किरदार अदा किए इसके अंदर, और बहुत फ्लोरिश किया गया इस रोल को फिल्मों के जरिए, मीडिया के जरिए, या किसी भी उसके जरिए कि डॉन का एक रोल है और इसको समझा जाए। मेरे हमारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे जो आसपास जो लोग होते हैं उनके अंदर हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन एक रूप डॉन का भी होता है। अच्छा, डॉन जो है वो शुरू में तो डॉन ही रहता है, लेकिन आगे जाके वो भी बिजनेसमैन बन जाता है, या अगर उसको मौका लगता है अच्छा तो वो पॉलिटिशियन भी बन जाता है। तो इस तरह के सीन देखने में आए हैं डॉन के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को वाजे करूंगा इनकी बहुत सारी चीजें कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्या होता है। मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा ब्लॉग पढ़ा है कि डॉन किस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्या होता है। यानी इससे थोड़ा सा ब्लॉग नहीं, मैंने इनके ऊपर काफी तहकीक की है। बेसिकली हमारे माशरे का एक पार्ट है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल कंडीशन को, हमारे सिस्टम को जो है बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं किसी न किसी तरह से। एक पावर है ये एक तरह की, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत बनता था। मैंने इसके बारे में काफी जानकारी हासिल की है, उम्मीद है मैं आपसे शेयर करूंगा शायद इस वीडियो को देखने के बाद। चलें वीडियो कंटिन्यू करते हैं ताकि आप लोगों को मजीद वक्त जाया ना हो, और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी जानकारी करेंगे। फिर आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को जाना है तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना आप सुन सकते हैं। मालूमात थोड़ी खास होगी, थोड़ी अंदर की भी हो सकती है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है ये वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जरा देखभाल के इस वीडियो के ऊपर रिव्यू दूं, क्योंकि आगे जाके मैं कुछ बातें खोलूंगा जो कि इनकी थोड़े अंदर की होंगी। तो वो मुझे जरा देखभाल के खोलनी पड़ेंगी, ऐसा ना हो कि मेरी जो है वो होने पे आ जाए। मैं भी एक फैमिली मैन हूँ। चलो खैर, पहले मैं इसको देखते हैं, फिर उसके बाद रिव्यू देते हैं। कौन था मुंबई का ऐसा डॉन जिसने मारा था दाऊद इब्राहिम को भरी बाजार में? वो डॉन जिसने की थी गंगूबाई की मदद। आज एक ऐसे डॉन के बारे में जानेंगे जिसने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन फिर भी करता था मुंबई पर राज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे डॉन्स के बारे में जिनके नाम से कांपती थी पूरी दुनिया। पहला नाम है दाऊद इब्राहिम का। ये शायद सबसे इनफेमस और खतरनाक व्यक्ति है जिसने कभी मुंबई पर राज किया था। मुंबई के मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का किंग पिन है। उनके पिता एक इंस्पेक्टर थे जो ज्यादा नहीं कमाते थे। उसके बाद दाऊद ने छोटे मोटे क्राइम्स को अंजाम दिया। दाऊद इब्राहिम का जन्म खेड़ के एक छोटे से गांव में हुआ था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल मुंबई में रहता है और दाऊद इब्राहिम की बेटों और बेटियों की शादी दुनिया भर के अमीर लोगों से हुई है। दाऊद इब्राहिम ने अपना पहला क्राइम तब किया जब वो केवल 15 साल का था। उसके बाद वो लोगों की जेब ढीली करना, चोरी करना और पिटाई करने में लगा हुआ था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम भारत से भाग गया और तब से वो इंटरपोल के वांटेड लिस्ट में है। ईयर 2003 में इंटरपोल ने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए 2.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर का इनाम घोषित किया था, और आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहता है। हमारे लिस्ट में दूसरा नाम है करीम लाला। जब हाजी मस्तान ने मुंबई पर राज किया तो मुंबई में सबसे अच्छा डॉन करीम लाला दूसरे सबसे पावरफुल मैन और मस्तान के इकलौते दुश्मन थे। 1930 के दशक में करीम लाला मुंबई आए और दूसरे पठानों की मदद से डिस्प्यूट्स को सुलझाकर उन्होंने अपनी गैंगस्टर करियर की शुरुआत की। वो गोल्ड, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तस्करी करते थे और जुआ के अड्डे भी चलाते थे। करीम लाला का जो तो हाइट बहुत ज्यादा था, तो उस वजह से जो थे वो काफी इन्फ्लुएंशियल स्टार। अच्छा, एक डॉन के अंदर ये सारी खूबियां होना बहुत जरूरी है। अगर डॉन इन चीजों में रह जाता है तो फिर उसको दिखाना पड़ता है, मतलब समझने, उसको फिर एक्शन जरा ज्यादा करना पड़ता है। अगर वो हाइट में छोटा है या कहेंगे अगर वो पठान नहीं है तो फिर उसको जो है ना वो अपना फिर पावर दिखानी पड़ती है। पठानों की शख्सियत ही यहाँ पे ऐसी होती है कि उनका कद लंबा होता है, हेल्दी होते हैं और आसाब उनके बहुत मजबूत होते हैं, जिनको ज्यादा मार धाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और उनका काम जरा ज्यादा जल्दी हो जाता है। उनकी आवाज पे तकरीबन हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि नहीं यार ओके, लोग उनको वो कर लेते हैं। इस वजह से इनके काम बड़े आराम से हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं होते ना, जिनकी कलाई जरा पतली होती है, समझ रहे, तो उसको फिर करके दिखाना पड़ता है। उसके लिए बहुत मेहनत है इस फील्ड के अंदर। करीम लाला ने हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार के साथ भी काम किया, जब तक कि वो 1970 के दशक के बाद राइवल्स नहीं बन गए। करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर कासकर को मारने का भी ऑर्डर दिया था।
करीम लाला 1930 के दशक में अफगानिस्तान से भारत आए थे। करीम लाला सदमे में था, दोनों के बीच की दुश्मनी सामने आ गई थी। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक बार मुंबई में ही करीम लाला के हाथ लग गया था। दाऊद को पकड़ने के बाद करीम लाला ने भरे बाजार में उसकी पिटाई की थी। कहते हैं कि दाऊद को इससे काफी सीरियस इंजरीज भी हुई थी। ये बात अभी भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है। तीसरे नंबर पर है छोटा राजन। राजेंद्र सदाशिव निकलजे को छोटा राजन के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा राजन की मृत्यु के बाद दाऊद ने राजन का नाम छोटा राजन रखा, जो उसके टॉप हेंचमैन में से एक है। छोटा राजन ने स्कूल छोड़ दिया और बुरी संगत में पड़ गया। इसी दौरान छोटा राजन छोटे मोटे क्राइम्स में शामिल था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के पहले छोटा राजन ने इब्राहिम और गौली के साथ काम किया था। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो इब्राहिम के साथ इंडोनेशिया भाग गया, लेकिन वो वहाँ पकड़ा गया और उसको वापस भारत भेज दिया गया। छोटा राजन वर्तमान में अपने गुनाहों के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सामना कर रहा है। चौथे नंबर पर नाम आता है छोटा शकील का। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड के रूप में जाना जाता है और डी कंपनी के सारे सौदों को देखता है। छोटा राजन के जाने के बाद छोटा शकील ने ग्रुप में एंट्री ली और उसके बॉलीवुड में भी फाइनेंशियल लिंक्स रहे हैं। 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में छोटा शकील को मेन कल्प्रिट बताया जाता है। छोटा शकील को अपने क्रिमिनल डीलिंग्स के लिए पाकिस्तान के ISI का भी सपोर्ट है। कहा जाता है कि छोटा शकील पाकिस्तान में छिपा है। छोटा शकील का जन्म 31 दिसंबर 1965 को मुंबई में मोहम्मद शकील बाबू मियां शेख के घर हुआ था। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे मुंबई का फेमस डॉन हाजी मस्तान, जिसको फादर ऑफ अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता था और वो अकेले ही पूरा मुंबई में राज करने में कामयाब रहा। हाजी मस्तान का नाम मुंबई के डॉन लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। उनका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हुआ था और उनका असली नाम हैदर मिर्जा है। हाजी मस्तान 1934 में अपने पिता के साथ मुंबई आया था, जब वो सिर्फ 8 साल का था। वो दोनों क्रॉफर्ड मार्केट में साइकिल रिपेयर वर्कशॉप चलाते थे। हाजी मस्तान के पास जितने पैसे थे उससे उसने बॉलीवुड फिल्मों को फाइनेंस करना शुरू कर दिया और वो फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। हाजी मस्तान की लाइफ ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसे फिल्म और ब्लॉकबस्टर हिट दीवार में विजय वर्मा जैसे कैरेक्टर्स को इंस्पायर किया। हाजी मस्तान ने कभी किसी को फिजिकली चोट नहीं पहुंचाई और सिर्फ अपने रिस्पेक्ट और फियर के दम पर राज किया। हाजी मस्तान को 1970 के इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया। जेल से छूटने के बाद हाजी मस्तान ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और 1981 में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और 1985 में इसका नाम दलित मुस्लिम सिक्योरिटी फेडरेशन रखा, ताकि वो दलितों और मुसलमानों के वोटों से सरकार बना सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 25 जून 1994 में कार्डियक अरेस्ट से मस्तान की मौत हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम है अरुण गावली का। अरुण गावली को उनके फॉलोअर्स डीडी के नाम से जानते हैं और वो एक फॉर्मर गैंगस्टर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। अरुण गावली भाई खला चिंचपोकली से मुंबई का डॉन था और जब अरुण गावली गिरोह में था तो वो किडनैपिंग, मर्डर और जबरन वसूली में शामिल था। 1998 में पुलिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत के बाद अरुण गावली डंगरी चाल के गिरोह का लीडर बन गया। अरुण गावली को 2012 में गिरफ्तार किया गया और वो हत्या के आरोपों और कई दूसरे ऑफेंसेस के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सामना कर रहा है। अरुण गावली की लाइफ को डिपिक्ट करते हुए कई हिंदी और मराठी फिल्में बनाई गई है। अब हम बात करेंगे वरदराजन मुदलियार की, जो तमिलनाडु से मुंबई आए थे अपने पिता के साथ। मुदलियार वीटी स्टेशन में कुली का काम करता था, जहाँ उसने डाक कार्गो को रोकना शुरू किया। मुदलियार धारावी के बस्तियों में काफी फेमस था। उसने अपने इलीगल एक्शंस जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को कवर करने के लिए इन झुग्गियों का इस्तेमाल किया। मुदलियार इलीगल गैम्बलिंग हब, लिकर रैकेट और इलिसिट लिकर का चीफ कंट्रोलर था। हाजी मस्तान 1998 में उनकी मृत्यु के बाद मुदलियार की बॉडी को चार्टर्ड प्लेन के जरिए चेन्नई से मुंबई लाया था। 2010 में चेन्नई के एक घर में आग लगने के कारण से मुदलियार की बेटी और उसके दामाद की मौत हो गई थी। अब हम बात करेंगे अबू सलेम की, जो एक नोटोरियस कन्विक्टेड गैंगस्टर और टेररिस्ट है। वो कई फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सीरीज में इनका सुना गया था। अबू सलेम ने 1988 के साथ मारपीट की थी फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर और 1989 से लेकर 1993 तक अबू सलेम डी कंपनी के लिए ड्राइवर के रूप में काम करता था और पूरे मुंबई में गैंग्स को इलीगल ड्रग्स, आर्म्स और कैश डिस्ट्रीब्यूट करता था। 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अबू सलेम दुबई भाग गया और अबू सलेम ने शादी की और अपनी पत्नी के साथ उसके 2 बेटे थे, लेकिन बाद में उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। पुलिस ने बताया कि 27 जून 2013 को अबू सलेम को नवी मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया था, जिसके बाद अबू सलेम ने शाहिद आजमी हत्याकांड के आरोपी देवेंद्र जगताप की गोली मार के जेल में हत्या कर दी। अब हम बात करेंगे माया जोलास की। विवेक ओबरॉय की फेमस
फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला माया डोलास से इंस्पायर्ड है। पुलिस ऑफिसर आफ्ताब अहमद खान ने एक मुठभेड़ में माया डोलास को मार गिराया। ये आरोप लगाया जाता है कि जैसे ही माया डोलास कम समय में फेम की तरफ बढ़ा, उसके एनकाउंटर का ऑर्डर दाऊद इब्राहिम ने खुद दिया था। माया डोलास का क्रिमिनल करियर 1980 में शुरू हुआ, जब उन्होंने रैंक के जरिए आगे बढ़ते हुए अशोक जोशी गिरोह में एंटर किया। माया डोलास का जन्म महेंद्र डोलास के रूप में 15 अक्टूबर 1966 को माता पिता विठोबा और रत्नप्रभा डोलास के घर हुआ था। माया डोलास केवल 25 वर्ष का था जब उनकी मृत्यु हो गई। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है फहीम मचमच का, जो कि डी कंपनी का हिस्सा था और 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो दाऊद और शकील का वसूली का बिजनेस देखता था। इसके खिलाफ काफी एक्सटॉर्शन के केसेस सामने आए, जिसके बाद वो इनफेमस हो गया। फहीम मचमच दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके के पुरू लेन का रहने वाला था। वो दाऊद इब्राहिम और उसके राइट हैंड छोटा शकील का काफी करीबी बन गया था और सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक फहीम पिछले 7 सालों से दाऊद इब्राहिम के साथ पाकिस्तान में रह रहा है। आपको बता दें कि यह 1995 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने फहीम मचमच को एक्सटॉर्शन और दूसरे क्रिमिनल केसेस के लिए गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे बाद में बेल मिल गई थी। फहीम मचमच को एक बार पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट में गिरफ्तार किया था, जहां से वो दुबई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग दौड़ में फहीम मचमच देश से बाहर भागने में कामयाब हो गया था। फहीम मचमच कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई थी और उसकी मौत पाकिस्तान के कराची में हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। अच्छा, एक और भाई थे जिसका जिक्र इन्होंने नहीं किया, वो केजीएफ मूवी जिसके ऊपर बनी है ना, तो वो भी उसका भी होना चाहिए था कि थोड़ा जिक्र आ रहा तो बड़ा अच्छा लगता। ये बड़ी अच्छी कंप्लीट वीडियो थी। इसके अंदर इन्होंने काफी कुछ खोला और काफी कुछ बताया डिटेल्स के अंदर भाइयों के बारे में। बेसिकली देखें, एक यूएसए के एक भाई है फ्रांस। आपने माइकल गॉडफादर फिल्म देखी होगी ना, उसके अंदर जो माइकल कॉर्लियन का कैरेक्टर किया, उसका रियल लाइफ कैरेक्टर जो है माइकल फ्रांसिस का है। तो माइकल फ्रांसिस का एक यूट्यूब चैनल है जो कि 2 साल पहले उन्होंने खोला था। 90 साल से मतलब ज्यादा की उम्र है इनकी। माइकल फ्रांसिस का यूट्यूब चैनल उस वक्त मतलब 2 साल पहले तो बहुत कम सब्सक्राइबर थे। मैं भी एक सब्सक्राइबर था उस वक्त इनका, बहुत गिनती के थे, अब तो मतलब मिलियंस में चले गए। तो ये वाहिद आदमी जो कि जिंदा है अभी तक, समझ रहे हैं। पूरी गैम्बिनो फैमिलीज के अंदर ये 50 के करीब भाई थे, डॉन थे, तो उनमें सिर्फ एक जिंदा रह गया और सबसे अमीर डॉन यही है। अच्छा, इसके अंदर क्या चीजें आप अगर नोट करेंगे तो वो वेल स्पोकन पर्सन है, बहुत ही नरम लहजे में बात करता है, बहुत ही धीमी लहजे में बात करता है। मोर ऑफ अ बिजनेसमैन देना गुंडा कह सकते हैं आप उसको, कि वो भाई जो है वो इतना बड़ा भाई नहीं था जितना बड़ा वो बिजनेसमैन था। अच्छा, उन्होंने जो खुद बताया अपने बारे में कि भाई मैं क्यों किस तरह अभी तक जिंदा हूं, उसकी वजह यह है कि मैं मैं रैंडमली जो हूं, मैं कभी भी कहीं भी मूव करता हूं, किसी को पता नहीं होता। मैं किसी रेस्टोरेंट में दोबारा खाना नहीं खाता, मैं किसी जगह दोबारा नहीं जाता, मैं अपने टाइमिंग बड़े रैंडम रखता हूँ। कोई भी ऐसी मैंने एक्टिविटी नहीं रखी जो कि रिपीट कंसिस्टेंट हो, समझ रहे। तो इस चीज ने मुझे अब तक जिंदा रखा। उस दौर के भाई में जब हाजी मस्तान हुआ करते थे, उस दौर के भाईगिरी में या भाई सिस्टम के अंदर और आजकल के भाई सिस्टम के अंदर बहुत फर्क है। इसी तरह मैं फिर माइकल फ्रांसिस की एग्जांपल लूंगा कि उस दौर में इसने बताया था कि पहले तो हम लोग बड़ी आराम से कत्ल वगैरह कर लिया करते थे और ये सब करवा दिया करते थे सारे काम। आज कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत सर्वेलेंस है, बहुत मुश्किल है ये काम, ये सब कुछ करवाना जो है ना, किसी के लिए सारी फील्डिंग लगाना। आज भी होता है लेकिन बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह कहते हैं कि यूएस के अंदर ये जो डेट्रॉइट एरिया है, कहते हैं कि 10 में से 7 कत्ल का पता ही नहीं चलता है किसने किए, सिर्फ 3 कत्ल पकड़े जाते हैं। तो इस तरह के एरियाज यूएस में भी है। तो यहाँ पे तो ये भाईगिरी सिस्टम चलता ही है हमारे मुल्कों में। और बेसिकली भाईगिरी, अभी भाईगिरी का सिस्टम क्या चले इसके ऊपर थोड़ी बहस करते हैं। ये कुछ भाई जो है मजबूरन बनते हैं, कुछ भाई पैशनेट होके बनते हैं कि हमें भाई बनना है और क्योंकि फलाना भाई था, हमने इसको ज्वाइन किया तो अब हम उसके साथ हैं और हमें पावर फील करते हैं, अपने अंदर की पावर फील करते हैं। जिगरा होता है अपने अंदर, जिगरा बड़ा जरूरी है भाई इस काम के लिए। और शुरू में जिगरा काम आता है, समझ रहे। पहले 10 माइल जो है ना उसमें जिगरा काम आता है, उसके बाद पैसा काम आता है। वो सारे काम जो कि ये पैसे से कर सकते हैं। फिर ये पॉलिटिकल कहते हैं ना कि ट्रिगर दबाना भाईगिरी है और ट्रिगर कब दबाना है ये पॉलिटिक्स है, समझ रहे। तो ट्रिगर कब दबाना है वो जब इनको आ जाता है, हमारे शुरू में अपने जिगरे पे चलते हैं, उसके बाद ट्रिगर कब दबाना है उसके ऊपर, पैसे के ऊपर ये लोग चल रहे होते हैं भाईगिरी पे। मैं जिस जगह पे ताल्लुक रखता हूँ वो है कराची के अंदर समझ लें कि 2 ही भाई हैं। हमने एक भाई का मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक भाई है अल्ताफ भाई जो कि रहे हैं इधर ना, बहुत बड़े भाई यहाँ के रहे हैं और बस उन्हीं का डंका यहाँ पे बचता था।
उस दौर में, ये बेसिकली पॉलिटिकल भाई थे, और पॉलिटिक्स की इनकी पार्टी थी बकायदा, और पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान की। खैर अब वो नहीं रही किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और अब वो सिस्टम वो नहीं रहा, क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन वगैरह किए गए, उसके बाद ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ पे 5 किस्म की एथनिसिटीज हैं, मतलब कि पठान, पंजाबी, बलोची और सिंधी और महाजिर। इन सब के मिलिटेंट, जिन जिन की पॉलिटिकल पार्टी है, हमने जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कितनी रिलीजियस क्यों ना, उसका मिलिटेंट विंग होता जरूर है, और वो जो है वो सारा इसी सिस्टम पे चल रहा होता है, भाईगिरी है। लेकिन जो मेन भाईगिरी है ना, वो बेसिकली उसको सपोर्ट होती है पीछे से भी ना, मतलब कि सीक्रेट सोसाइटीज जो है उसको सपोर्ट करती हैं। उसके बाद फिर जो है वो अपने जैसे माइकल कॉलियन का जिक्र कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके गार्ड्स होते हैं उसके साथ, जो कि उसके लिए वो कुछ भी कर देते हैं, और फिर वो जब मर जाता है तो गार्ड रिप्लेस हो जाते हैं। तो वो गार्ड जो है फैक्ट्री की क्या फैक्ट्री है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात जो कि मैं खुद जानता हूँ, मैंने अपनी तरफ की मालूमात मैं दे देता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो कि मैं यहाँ पे आम कर रहा हूँ, लेकिन इसको कभी मिसयूज मत कीजिएगा। तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन है कि ये फैक्ट्री कहाँ से आती है। हर आदमी सोचता होगा ये लोग कहाँ से आते हैं, इसके ऊपर रूल तो कर लेता आदमी, लेकिन ये बन कहाँ से रहे हैं, ये लड़के कहाँ से आते हैं। तो भाई इसका कुछ नहीं होता, इसका ये होता है कि जेल है ना आपकी, ये यहाँ से आते हैं। आपका जो क्रिमिनल लॉयर है ना, बेसिकली तो इनके लोग जेल के अंदर ही मौजूद होते हैं, जो कि चुन लेते हैं वहां से और फिर भेज देते हैं, और फिर वहां से वो फ्लोरिश करता है। और खासतौर पर वो लोग जिनकी मौत की सजा होती है, जिनको बहुत ही अपनी जान के लाले पड़े होते हैं कि अगर बाहर निकले तो उनको मार दिया जाएगा, तो उन लोगों को चुना जाता है ऐसे कामों के लिए, और उन लोगों को भाई भी बनाया जाता है। अगर वो इस काबिल होते तो भाई बनाया जाता है, अगर नहीं होते इस काबिल तो उनको भाई के अंडर में कर दिया जाता है, ताकि वो अपने आप को फ्लोरिश कर सके। ये जेल के अंदर सारे काम होते हैं, इनके आदमी अपने अंदर जेल के अंदर होते हैं। और जिन लोगों के आदमी नहीं होते, जो कि अब एक आम आदमी ऐसा काम कैसे शुरू करे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा इस चीज को, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, जैसे कि ये भी एक इन्फ्लुएंसर सिस्टम है किसी भी मुल्क का। ये भाईगिरी है, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, ये भाईगिरी का एक सिस्टम है। क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल इतना है आपके अपने सिस्टम के अंदर, तो इसका जिक्र होना जरूरी है, उसको थोड़ा डिटेल में जानना थोड़ा जरूरी है। तो एक आम आदमी भाई कैसे बनेगा, अगर उसको गॉडफादर बनना है, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि वो क्रिमिनल लॉयर को हायर करेगा, उससे पूछेगा कि यार ऐसा ऐसा सिस्टम है, मुझे कोई एक बंदा चाहिए जो मेरा ये काम कर सके। क्रिमिनल लॉयर के पास बहुत ढेर होता है, क्योंकि वो केसेस लड़ता है ऐसे लोगों के, तो वो मिला देता है ऐसे लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा बंदा है, जिस तरह का बंदा है, और ये आपके काम आ सकता है। इसके ऊपर इतने कत्ल के इल्जाम थे, लेकिन इसने मुंह नहीं खोला, जो भी है वो सब कुछ जानता है, वो प्रोफाइल जानता है इनका। उसके बाद बहुत सारी लिस्ट होती है, तो किसी को भी अगर भाई बनना है ना, तो वो इस तरह बन सकता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें आती हैं कि जब भी कोई शूटर होता है ना, उसको जब ये देते हैं कि कोई काम, कोई टास्क फराहम करते हैं, तो उसको बिल्कुल नीड टू नो बेसिस पे रखता है। मतलब उसको इतनी जानकारी नहीं देते कि कल को वो इन्हीं के खिलाफ कुछ करना शुरू कर दे, या किसी और भाई के साथ मिल जाए, उसको इतनी जानकारी हो, या इन्फॉर्मर बन जाए, पुलिस का इन्फॉर्मर बन जाए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी जाती, बस नीड टू नो बेसिस पे जाता है और वो अपना काम कर देता है। अब यानी कि उसका वो किरदार होता है, उसका किरदार जल्लाद का होता है, मतलब कि सजा देता है जज, समझ रहे कि अब वो गलत सजा दे रहा है, सही दे रहा है, वो उसके ऊपर होता है। लेकिन हम जल्लाद को ब्लेम नहीं करते हैं कि अबे तू उसकी गर्दन क्यों काट रहा है, या उसको फांसी तुमने क्यों दी, तुमने इसको फांसी दी, उसने नहीं दी, वो तो ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है। सेम इधर सिचुएशन शूटर के साथ होती है, या टारगेट किलर कहते हैं हम मायनों में, कि उसको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, और ना ही उसको इतनी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको सिर्फ टारगेट दिया जाता है। वो एक सोल्जर की तरह होता है, वो एक अहकाम को फॉलो कर रहा होता है, वो वॉरियर नहीं होता, वो अपने अहकाम नहीं रखता, वो एक सोल्जर होता है, वो उसको जो पीछे से अहकाम आते हैं उसको फॉलो कर रहा होता है, वो उसको हिट कर देता है। ये सारे ये जो फैक्ट्री है इसकी, ये जेल होती है, ज्यादातर जेलों से लिए हुए लोग होते हैं ये लोग। और अगर पॉलिटिकल पार्टी होती तो पॉलिटिकल वर्कर भी होते हैं, जो कि खतरनाक किस्म के होते हैं, उनको लिया जाता है। जब उनका नेटवर्क ऐसा हो जाता है कि पॉलिटिकल, तो फिर पॉलिटिकल वर्कर में से असाइन करना शुरू करते हैं टास्क, और उनको भी पीछे जो सपोर्ट होती है वो इसी तरह की कुछ सपोर्ट होती है। तो द थिंग इज के अभी मुझे नहीं पता कि मैं चले अपनी लाइफ का एक वाक्य सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा सा। मैं जब बच्चा हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, तो मैं हमारे घर बने ना, इस तरह घर बने होते थे, एक के पीछे दूसरा घर लगा हुआ, 7-7 घर लगे होते थे, अच्छे घर बने होते थे, लेकिन ये कि 7-7 चिपके होते, बीच में गैप नहीं होता था। तो मैं एक दफा अपनी तैयारी कर रहा था पेपर्स की, तो खिड़की में खोल दिया करता था नजारा देखने के लिए, अच्छा साफ सुथरा सा लगता था, बड़ा मजा आता था मुझे, बात में टंग जाता था। तो एक दफा मैं टंगा, तो मैंने सामने देखा, वहां पे आवाजें आने लगी ना मुझे, हु करके, मैंने पता क्या हो रहा है। मैं बाहर देखा तो एक अंकल थे, बुढ़े से, लेकिन जरा हेल्दी थे, उन्होंने गन पकड़ी हुई थी,
दूसरे बंदे की और नीचे की हुई थी और उससे लेने की कोशिश कर रहा था, वो छुड़ा रहा था गन। और एक और बंदा था वो दूसरे को मार रहा था और वो भाग गया था। मेरे सामने ये सारा खेल हुआ। जो उनका जो भाई था, बेसिकली 4 भाई रहते थे वहां पे, तो 4 थे और एक अंकल थे बुड्ढे, तो वो रहते थे, उनकी फैमिलीज रहती थी वहां पे और सबसे ज्यादा अमीर यही थे मोहल्ले के अंदर। और एक आध और आगे कोई रईस हुआ तो हुआ। तो और ये बहुत गुप्त किस्म के लोग लगते थे और बड़ा अच्छा इनका घर खूबसूरत सा बना हुआ था। एनीवे तो ये सीन जब मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ ये लाइव एक्शन हो रहा है भाई, वाह यार। तो वो नीचे जो था वो करके वो खैर वो एक बंदा चला गया और ये जो पकड़ा गया ना, इसके हाथ पांव बांध दिया, उसकी कुट लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसकी अजीब सी हालत हो गई, चूहे जैसा हो गया था बेचारा ना, उसके बाल सारे खड़े हो गए थे, पिट पिट के जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आदमी। तो अब पुलिस को इन्होंने फोन कर दिया कि पुलिस आएगी। पुलिस काफी देर में आती है, सही है। अच्छा, ये सारा वाकया मेरे सामने हो रहा है। पुलिस काफी देर में आती है, उससे पहले कुछ वाकयात होते हैं, वो अभी मैं डिस्कस कर दूंगा। पुलिस आने तक क्या क्या हुआ वहां पे। पुलिस आने से पहले एक आदमी आता है जो कि बाइक पे आता है और वो उन्हीं का आदमी बन जाता है जो कि मार रहे होते हैं कि हाँ हाँ क्या हुआ, अच्छा मार दिया, अच्छा किया, ये किया, वो किया, अच्छा किसी ने पुलिस को फोन किया, हाँ पुलिस को फोन हो चुका है, अच्छा ठीक है, ये है वो है फला, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है अच्छा काम करो, सामान निकालो उसका। ओके, सामान का इसका होगा, क्या सामान होगा, कहना कि गन का है, गन को सामान करो। उनका वो तो अंदर लेके आओ और ये वो, अब वो जो है ना शेर बन गया और वो उसी की साइड लेने लग गया ना। वो लोग थे वो भाग गए कि भाई ये कोई आदमी है और जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है और इसी का कोई कारिंदा है और जरा बड़े लेवल का बंदा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर दे दिया सामान, ये लो सामान करके उसको फिर जाने दिया। पुलिस अभी तक नहीं आई ना, पुलिस ये इसको रिकवर करके बंदा लेके इसको चला गया यहाँ से। पुलिस फिर आई थोड़ी देर के बाद, जब ये चला गया उसके बाद पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो वो पानी मांग रहे थे, तो पानी मैंने ही दिया उनको, क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल सामने वाला घर था, तो वहीं हमारे पास ही उन्होंने मोबाइल अपनी खड़ी की थी, तो पानी मांगने लगे तो मैंने पानी लाके दे दिया। तो उनका जो आपस में बातें कर रहे थे वो ये कर रहे थे, टायर पंचर हो गया और ये हो गया, तूने ये कर दी, तूने डिले कर दिया, तूने ये कर दी, इस किस्म की बातें एक दूसरे पर डाल लेते। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे हकीकत क्या थी। एनीवे फिर क्या होता है, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर उन तीनों लोगों की शक्ल, यानी एक तो वो जो कि बैठा हुआ था वहां पे जिसकी कुट लग गई थी चूहे जैसा, उसको मैं कह रहा था, एक शायद भाग गया था, उसका मुझे अंदाजा नहीं है शक्ल का, एक आदमी जो बचाने आया था, इन तीनों लोगों की फोटो छपी हुई थी अखबार के अंदर, ये मरे हुए थे तीनों के तीनों। तो मैंने तो लाइव देखा था सब कुछ, तो सबकी चेहरे मेरे आंखों के अंदर थे, मैं पहचान गया फौरन ही। तो मरे हुए चेहरे में पहचान गया बड़ी आराम से। तो अच्छा, वो जो मरा था सब, जो मेन बंदा आया था बाइक में बचाने के लिए, वो कोई बड़ा डकैत था, उसका नाम था, बहुत बड़ा डकैत था, तो कामरान डकैत समथिंग ऐसा कोई नाम था उसका, बहुत बड़ा डकैत था वो। तो उसका नाम आया अखबार में, भाई फलाना डकैत मारा गया। मैंने कहा यार यही लोग तो थे, अभी ये सारा ड्रामा यहाँ पे चल रहा था। एनीवे फिर अच्छा, बेसिकली यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और मैं यहीं पे रहता हूँ। दो पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी, एक ये वाली समझ लें और एक ये वाली। ये वाली पार्टी जो थी ये उस वक्त अपोजिशन में थी, समझ रहे, और इसके ऊपर बहुत दबाव था, ये बहुत डिप्रेस, लेकिन ये बहुत बड़ी पावर थी, समझ, लेकिन उस वक्त वो बहुत डिप्रेस थी। ये वाली जो पार्टी थी ना, इसके पीछे जो थे बहुत सारे लोग थे और ये उस वक्त हुकूमत भी इन्हीं के साथ ये सब कुछ थे। तो ये वाली पार्टी के लोग जो थे ये इस किस्म से काफी वो थे जो जब ये एक्टिविटीज कर रहे थे अपनी। ये वाली जो पार्टी थी ना, ये कुछ गहरे लोग थे काफी, समझ रहे, ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी। अच्छा, ये वाली पार्टी जो थी, ये सामने वाले जो लोग थे जिनके यहाँ वाकया हुआ, वो इस पार्टी से बिलोंग करते थे, समझ रहे। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, क्या नहीं किया, या इन्होंने किया या नहीं किया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत पावरफुल लोग थे। और ये अखबार में जो न्यूज आई, ये वाकई अगर इस आदमी को ये जिंदा छोड़ देते, ये आदमी इनको नहीं छोड़ता, ये बहुत बड़ा डकैत था और बहुत ही जाना माना था और बहुत इसके बाद टारगेट लेते, फास्ट आदमी था। तो इन्होंने शायद अपने इनिशिएटिव लिए और इसका काम करवा दिया, जहां तक मैं समझ सकता हूं, अब तक जो मेरे ये सारी चीजें देखें सामने के सामने हुई और ये सब कुछ हुआ। एक और वाक्य भी हुआ था, मैं इसी खिड़की से झांक रहा था, तो एक गाड़ी आगे खड़ी हुई, तो उसका ड्राइवर, शराब गाड़ी है यहाँ पे, मशहूर सी गाड़ी थी उस दौर में, तो उसका ड्राइवर आके पीछे लग गया और यूं करके जो है ना वो टिक गया। लड़का सा था, मैं देखता रहा, मैंने क्या सीन हो रहा है मुझे नहीं समझ में आया। फिर कुछ और बाइकें वाइकें आने लगी, मैंने कहा शायद कोई रैली वेली निकल रही है, क्या हो रहा है यार, ऐसा क्या हुआ। एक और गाड़ी आ गई, बाइक आ गई, फिर उस पर गन सेट होना शुरू हो गई उसी गाड़ी पे ना, एक गन यहाँ सेट हो रही है, एक गन वहां सेट हो रही है। मैं देख रहा हूँ, मैंने क्या फिल्मी सीन है भाई, गने वने सेट हो रही है। वो किसी को शूट करने के लिए जा रहे होंगे या कहीं मास लेवल पे किसी का शूट आउट करना होगा। इन लोगों पॉलिटिकली लोग थे, ये लोग कनेक्टेड थे, भाईगिरी थी सारी, तो ये लोग कहीं जा रहे थे शायद। तो इस लेवल के वाकयात मैंने देखे हैं। हम लोग तो शाम को अखबार पढ़ते थे तो गोलियां चलती थी, तो मैंने तो गोलियां देखी अपनी आंखों से, वो हवाई फायरिंग ऐसे रॉकेट की तरह जा रही है, पीछे से आग निकल रही है, स्लो जा रही है काफी।
इस तरह तो फायरिंग हम लोगों ने होते हुए देखी है। शाम का अखबार जो है भरा रहता था इन चीजों से यहाँ का। तो ये भाईगिरी कुछ इस तरह की है यहाँ पे ना। मैंने काफी चीजें इसके अंदर आप लोगों को बता दी। मैं ज्यादा खुल के और चीजें भाई बता नहीं सकता क्योंकि मैं यही का बाशिंदा हूँ। मैं ज्यादा बताऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा। और जाहिर सी बात है इंडिया में रहने वाले भी इन चीजों को समझ सकते हैं कि वो वहां के लोगों के बारे में नहीं बता सकते, मैं यहाँ के लोगों के बारे में नहीं बता सकता। और ओवरऑल भी हम इनके बारे में डिस्कस करते हुए थोड़ा सा वो करते हैं। मेरे पास बहुत नॉलेज है इन लोगों के बारे में, काफी कुछ मैं जानता हूँ, काफी चीजें मैं इनके बारे में समझता भी। अच्छा, ये कुछ कई लोग होते हैं इनमें से काफी रिलीजियस भी होता है क्योंकि इनका काम धंधा जो होता है ना आखिर में बिजनेस ही बन जाता है। तो फिर ये काफी रिलीजियस माइंडेड हो जाता है। और फिर जो है वैसे धंधा ही ऐसे चल रहा होता है, करोड़ों की डील होती है, हजारों करोड़ों की डील इन लोगों की होती है जो कि मेन लेवल पे होते हैं। तो ये सारे इनके कैरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। कुछ लोग मजबूरी इन चीजों में आ जाते हैं, कुछ लोग यानी कि वाकयात ऐसे हुए होते हैं फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं इसको भाईगिरी को। कुछ लोगों का चलता ही इस तरह है, मतलब ना पैशनेट होके आते हैं कि नहीं यार मुझे कुछ बनना है। अब जो दौर है ना ये भाईगिरी का खत्म हो चुका है, बहुत कम हो चुका है क्योंकि लोगों के अंदर जो कहते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स भी अब नहीं रहे, सोल्जर्स भी अब कम हो गए हैं ये, क्योंकि अब वो पैशन नहीं रहा। लोग सिर्फ अपनी जंग लड़ने वाले हो गए। हर आदमी अपनी जंग लड़ रहा है। फेसबुक का दौर है। फेसबुक कारकुन अगर ज्यादा से ज्यादा एहतजाज करना है ना तो वो उसके ऊपर कर देता है। सारे उसके टेस्टोस्टेरोन वहीं पे जाया हो चुके होते हैं। अब उसको पहले जो था कि प्रिजर्व हो गया टेस्टोस्टेरोन, कुछ करने का दिल चाहता था, नहीं मैं कुछ करूंगा, मैं चेंज पैदा करूंगा माशरे में, मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, वहां जाके कुछ कर रहे हैं, हो रहा है। ये पहले चलता था और पहले इन्हीं लोगों के बेस पे पार्टीज भी चलती थी। अब दौर खत्म हो चुका है वो वाला। अब जो है ना हर आदमी अपनी जंग लड़ रहा है और उसके सारे टेस्टोस्टेरोन जाया हो जाते हैं वो देख देख के। फेसबुक देख लिया, यूट्यूब देख लिया, वो कर लिया, उसके टेस्टोस्टेरोन खत्म हो चुके हैं सारे ना। अब उसके अंदर वो करने का जज्बा नहीं रहा, पूरा दिन खत्म हो गया, वो करने का जज्बा नहीं रहा। अब अगर वो कुछ करता है तो अपने खाने पीने के लिए करता है, हॉबी के लिए इतना कुछ नहीं करता। उसकी हॉबी ये बन चुकी है, पहले हॉबी होती थी पॉलिटिकल पार्टीज ना, अब वो हॉबी इसकी फेसबुक वगैरह सब बन चुकी है। तो अब वो अगर फिर भी उसके अंदर कोई एनर्जी है तो वो अपने खाने पीने के लिए, अपने रोजगार के लिए सर्व करता है। तो ये दौर अब तकरीबन खत्म होता चले जा रहा है। और जो बिजनेसमैन है वही अब पावर में आ रहे हैं और वही लोग जो हैं अब भी इस किस्म के अगर कुछ लोग हैं जो क्रिमिनल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं किसी वजह से और वो जेल के अंदर होते हैं तो बहुत डेस्परेट होते हैं कि अगर वो बाहर निकले उनको मार दिया जाएगा, जेल के अंदर इनको सजा मौत हो जाती है, तो वो लोग बिजनेसमैन इन लोगों को यूज करते हैं। समझ रहे? तो ये अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले से। पहले जो भाईगिरी थी वो अब वो भाईगिरी नहीं है। या हाजी मस्तान साहब का नाम लिया है और भी लोगों का नाम लिया है। उस दौर की भाईगिरी में और इस दौर की भाईगिरी में, डिजिटल भाईगिरी में बहुत फर्क हो चुका है। माइकल फ्रांसिस के अपने अल्फाज हैं कि भाई पहले तो ये सब कुछ होता था, अब मारना बहुत मुश्किल हो गया। अब हम इस तरह के चीजें नहीं करते। न्यूयॉर्क जो पहले था वो न्यूयॉर्क वो नहीं रहा, जो यूएस पहले था वो यूएस नहीं रहा। अब बहुत कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो खैर ये सब कुछ है। चले गाइस, कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ कर दिए क्योंकि यहाँ के डायनामिक्स और इंडिया के डायनामिक्स काफी डिफरेंट है। तो कुछ भी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, कोई भी मैंने इसको कही हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।